भारत में आतंकी साजिश ये शब्द सुनते ही कुछ खास देशों के नाम दिमाग में आते हैं, है ना? पर सोचिए, अगर साजिश करने वाले कहीं और से हों और उनका असली मकसद वो हो ही ना जो हमें लग रहा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सुनकर अजीब लगता है ना। एक अमेरिकी, 6 यूक्रेनी और इन सब पर भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। ये कोई मामूली केस नहीं है। इसके तार कई देशों तक फैले हुए हैं। और यहीं से ना ये पूरा मामला पलट जाता है। जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या भारत असल में निशाना था ही नहीं? क्या भारत को सिर्फ एक कह सकते हैं एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था? तो हुआ क्या है ये समझते हैं। एनआईए यानी हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने इन 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। और आरोप क्या है? एक ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क का हिस्सा होने का। अब ये कोई आम आतंकी हमले की साजिश नहीं है। ये तो लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल खेल है। इन लोगों पर लगा है यूएपीए, मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 18। ये सीधे सीधे आतंकी साजिश से जुड़ा मामला है। देखिए, यूएपीए भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है। ये अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में बहुत ताकत देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना सीरियस है। अब आता है इस केस का सबसे उलझा हुआ हिस्सा। जांच में ये सामने आया कि भारत इस नेटवर्क का मतलब फाइनल टारगेट नहीं था, नहीं, बल्कि भारत को तो एक जरूरी ऑपरेशनल बेस, एक ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सवाल है कि ये नेटवर्क काम कैसे कर रहा था। देखिए, ये पूरी सप्लाई चेन कितनी सोची समझी है। पहला स्टेप, यूरोप में बने हाईटेक एडवांस्ड ड्रोन्स खरीदना। दूसरा स्टेप, टूरिस्ट वीजा लेकर बड़े आराम से भारत में आ जाना। और फिर तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, इन ड्रोन्स को भारत के रास्ते म्यांमार में एक्टिव सशस्त्र गुटों तक पहुंचाना। तो सवाल उठता है, भारत ही क्यों? भाई, दुनिया में और भी तो देश हैं। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। एक, भारत की वीजा पॉलिसी काफी खुली है। टूरिस्ट बनकर आना और किसी की नजर में न आना यह आसान है। दूसरा, हमारा पूर्वोत्तर का बॉर्डर काफी पोरस है, मतलब वहां से म्यांमार आना जाना आसान है। और तीसरा, भारत की जियोपॉलिटिकल लोकेशन ही ऐसी है जो इसे ऐसे मामलों में एक पुल बना देती है। अब बात करते हैं इस साजिश के सबसे मॉडर्न पहलू की, टेक्नोलॉजी की। ये सिर्फ लोगों या सामान की स्मगलिंग नहीं थी, ये मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर का मामला था। ये केस दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी आज के दौर में जंग और आतंक दोनों का तरीका बदल रही है। जरा इस फर्क को देखिए, पुराने तरीके के आतंक और आज के ड्रोन वॉरफेयर में। पहले क्या होता था? आपको मानव हमलावर भेजने पड़ते थे। अब ड्रोन, रिमोट से ही सारा काम हो जाता है। पहले के हमलों में निशाना चूकने का डर रहता था। अब के ड्रोन्स तो एकदम सटीक हमला करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले हमलावरों को पकड़ना फिर भी मुमकिन था, लेकिन इन उड़ते हुए ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो आखिर इन ड्रोन्स का प्लान क्या था? जांच में जो पता चला है वो ये कि इनका इस्तेमाल म्यांमार में जो सशस्त्र समूह हैं उनके लिए किया जाना था। किस लिए? दुश्मन पर नजर रखने के लिए, मतलब सर्वेलेंस, सीधे लड़ाई में मदद करने के लिए यानी कॉम्बैट, और तो और नए लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए भी। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये एक पूरा का पूरा वॉरफेयर सिस्टम था जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे नेटवर्क की फाइनल डेस्टिनेशन पर, म्यांमार। ये सारी तैयारी, ये सारे ड्रोन्स, ये सब म्यांमार में वहां की मिलिट्री से लड़ रहे एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए था। और ये ग्रुप्स भारत की सीमा के बहुत पास एक्टिव हैं। ये सब मुमकिन कैसे हो रहा था? इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 510 किलोमीटर। ये हमारे मिजोरम राज्य और म्यांमार के बीच की सीमा की लंबाई है। एक ऐसी बॉर्डर लाइन जो बहुत लंबी है और जिसकी निगरानी करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि ये इलाका घने जंगलों से भरा है, पहाड़ी है और बहुत दुर्गम है। सर्वेलेंस के साधन भी लिमिटेड हैं और ऐसे अनगिनत रास्ते हैं जहां से आराम से बॉर्डर पार किया जा सकता है। बस इन्हीं कमजोरियों का फायदा ये पूरा नेटवर्क उठा रहा था। और देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। खुद मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहुमा ने ये माना है कि मिजोरम को वो विदेशी एक सीक्रेट रास्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो म्यांमार जाना चाहते हैं।
जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद ये कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये आपको इस प्रॉब्लम का असल स्केल दिखाएंगे। सिर्फ 6 महीनों में जून से दिसंबर 2024 के बीच करीब 2000 विदेशी मिजोरम में घुसे। इनमें से बहुत ही कम लोगों के पास जरूरी परमिट थे, और जब बाद में उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की गई तो कितनों का पता चला? एक का भी नहीं, 0। वो लोग जैसे हवा में गायब हो गए। तो जाहिर है, जब इतनी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी जिसमें कई देशों के नागरिक शामिल हों, तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही और इसका डिप्लोमैटिक असर क्या हुआ। सबसे पहले बात यूक्रेन की। उनका रिएक्शन बहुत ही तीखा था। उन्होंने इसे आक्रामक विरोध बताया और अपने 6 नागरिकों की तुरंत रिहाई की मांग कर दी। उनका कहना था कि भारत ने वियना कन्वेंशन को तोड़ा है, क्योंकि उन्हें इन गिरफ्तारियों की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई। अब यूक्रेन के इस तीखे रुख के मुकाबले अमेरिका का रिएक्शन देखिए। वो काफी सतर्क और न्यूट्रल रहा। उन्होंने माना कि हाँ, उनका एक नागरिक गिरफ्तार हुआ है, लेकिन गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देकर आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। ये डिप्लोमेसी में काफी स्टैंडर्ड तरीका है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का। तो खैर, ये एक नेटवर्क तो पकड़ा गया, लेकिन ये मामला अपने पीछे एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, आज की इस कनेक्टेड दुनिया में ऐसे और कितने नेटवर्क होंगे जो अलग-अलग देशों के क्षेत्रीय संघर्षों को भड़काने के लिए भारत जैसे ग्लोबल ट्रांजिट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे।